7 RCR में आज बात होगी एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो अपने शपथ ग्रहण में ओथ लेते समय इंकलाब का नारा लगाता है, गीत गाता है और लोगों से कहता है कि कोई रिश्वत मांगे तो सेटिंग कर लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी हां, बात अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो पहली बार विधानसभा में दाखिल हुए और मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी और एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। सरकार बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनकलाब! इनकलाब! मैं आपको वादा करता हूँ, आज छुट्टी ले लो, वर्दी उतार दो, हमारे बीच में आ जाओ। अगर ये पुलिस कमिश्नर आपको तंग करेगा तो मैं देख लूंगा इसको। मैं आपको, ये हमारा इस्तीफा है। लोकपाल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, मुख्यमंत्री की कुर्सी में छोड़े करने के लिए तैयार है। ऐसा भारतीय राजनीति में बहुत कम होता है। एक आंदोलन से शुरू हुआ सफर सत्ता तक पहुंचा तो वहां भी आंदोलन की ही रणनीति अपनाई। दिल्ली की जनता को थानेदार बना दिया, कहा जो रिश्वत मांगे उसके बारे में हमें बताओ, हम बताएंगे कि स्टिंग कैसे करना है। दिल्ली में डेनमार्क की महिला के साथ रेप हुआ। केजरीवाल मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के साथ पुलिस ने कथित रूप से बदसलूकी की तो मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गए। जनता को इनकलाब के लिए हुंकार लगाने लगे। पुलिस से वर्दी उतार, धरने में शामिल होने की अपील करने लगे। ऐसा संसदीय राजनीति में ना देखा ना सुना। अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के तौर पर यह सफर 49 दिन तक चला। 49वें दिन अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल को मुद्दा बनाकर इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव में लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव में लगाने के लिए तैयार है। 14 फरवरी 2014 इस दिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेकिन इस इस्तीफे की धमकी अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ही दे रहे थे। ऐसा भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। क्या यह अरविंद केजरीवाल की राजनीति थी या मजबूरी? 49 दिन तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे और अब देश का एक तबका उनमें प्रधानमंत्री की संभावना तलाश रहा है। कहते हैं पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, पॉसिबिलिटीज का खेल है। केजरीवाल को अगर जनता एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देख रही है तो क्यों? क्या उसके पीछे सिर्फ केजरीवाल की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और मीडिया के चतुर इस्तेमाल की स्ट्रैटेजी रही है? अप्रैल 2011 महाराष्ट्र के गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई। अन्ना दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे। तब टीम अन्ना हुआ करती थी और अरविंद केजरीवाल उसी टीम अन्ना के सदस्य थे। टीम अन्ना एक बेहद ताकतवर लोकपाल कानून की मांग कर रही थी। सरकार के साथ साथ लोकपाल आंदोलन से जुड़े दूसरे संगठन इस तरह की व्यवस्था का विरोध कर रहे थे।
जन लोकपाल में चाहे वो बड़ा भ्रष्टाचार हो, 2G स्कैम हो, आदर्श स्कैम हो, कोई और स्कैम हो, उसके लिए भी जन लोकपाल ही होगा। यदि किसी के 200-500 रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, उनसे राशन लेने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, उसके लिए भी जन लोकपाल के पास जाएंगे। हम मानते हैं कि इस तरीके का सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो उसकी खुद की जवाबदेही मांगना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंत में वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एक पुलिस एजेंसी। अब पुलिस के हाथ में क्योंकि ज़्यादा पावर है, इसलिए भ्रष्ट भी बनता है, तो उसी को और ज़्यादा पावरफुल हम बनाते रहें बिना चेक्स एंड बैलेंसेस के, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वो एक आपत्ति रही है। इन विरोधों को अन्ना और अरविंद के साथियों ने तब पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। सरकार झुकी और सिविल सोसाइटी के साथ बैठकर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बातचीत ज्यादा दिन तक नहीं चली और अन्ना ने 16 अगस्त से दोबारा अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। अन्ना को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इससे अन्ना के लिए जन समर्थन और बढ़ गया। सरकार आखिरकार झुकी और अन्ना को छोड़ा। अन्ना ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन शुरू किया। अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के एक सूत्रधार के तौर पर उभरे। हम लोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भ्रष्टाचार, प्रणब मुखर्जी साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार, चिदम्बरम साहब के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप, कपिल सिब्बल और वीरभद्र सिंह, इन 5 लोगों के भ्रष्टाचार की सारी जानकारी आप लोगों के सामने रखेंगे। अन्ना और अरविंद की स्ट्रैटेजी को जल्दी ही एक बड़ा झटका लगा। अन्ना ने दिल्ली से बाहर मुंबई में आमरण अनशन का ऐलान किया। एक तरफ अन्ना अनशन पर बैठे और दूसरी तरफ 28 दिसंबर 2011 को लोकसभा में लोकपाल बिल पास हुआ। उधर मुंबई में अन्ना का आमरण अनशन फ्लॉप हुआ। ये पहला मौका था जब अन्ना का अनशन तोड़वाने कोई नहीं आया। नाम लिख के बेच रहे थे, बाजार बनाए हुए थे, ये सब फ्लॉप हो गया इनका। देश की जनता समझ गए कि षड्यंत्र है और लोकपाल बिल कमजोर है, इससे कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटता। ये तो सब जनता ने नकार दिया है लोगों को। जनता अपने जबरदस्ती जनता का मालिक बने हुए थे। ये बिल्कुल गलत है सोचना कि आंदोलन को सपोर्ट कम हुआ है। ये इस देश के लोगों का आंदोलन है और इस देश के लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। कि अब जब लोगों ने आना ही बंद कर दिया, क्योंकि आपने देखा है पिछले कितने दिनों में वो लोग जो दिल्ली में शरीक हुए थे, आज खुद प्रश्न पूछ रहे हैं अन्ना और उनके सहयोगियों से कि भाई आंदोलन किसके लिए, जब वो लोकपाल बिल लाए हैं, इतना मजबूत कांग्रेस यूपीए सरकार लाई है, तो अब आप अनशन क्यों कर रहे हैं? कुछ समय तो दीजिए। मुंबई का धरना फ्लॉप क्यों रहा? दरअसल टीम अन्ना को राजनीतिक सूत्रों से आभास करवाया था कि लोकसभा में लोकपाल को लचर और कमजोर बताया जाएगा और बिल पास नहीं हो सकेगा। लेकिन हुआ उल्टा ही। लोकसभा में बिल पास हुआ और धरने को असफल कहा जाने लगा। देश की संसद पे तो असर पड़ा। देश के इतिहास में आपने पहली बार सुना होगा कि क्रिसमस की छुट्टियां, विंटर सेशन खत्म, विंटर की जो छुट्टियां होती हैं, सारी सरकार छुट्टी पे होती है, स्कूल छुट्टी पे होते हैं उस दौरान, लेकिन उसके बावजूद 26, 27, 28 या शायद 27, 28, 29 को वो सेशन करना पड़ा। तो ये तो जीत थी, ये तो सफलता थी उसमें। तो अनशन का तो जो होना था वो हुआ। टीम अन्ना को फिर से झटका अगले महीने लगा जब राज्यसभा ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया। आम आदमी का जोश भी कम हो गया था। सबको लगा कि राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। संसद में जिस तरह मखौल बना, लोकपाल को लेके 2 दिन बहस चली और मैं मुंबई में वहीं मैदान में बैठ के ही टेलीविज़न हमने लगाया हुआ था, मैं देख रहा था। सांसदों की चिंता लोकपाल पे नहीं थी। सारे के सारे सांसद अन्ना हजारे का मजाक उड़ा रहे थे, अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे थे, लोकपाल कानून बन जाएगा तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। लोकपाल के प्रोविजंस पे चर्चा नहीं की। मुंबई से बहरहाल अरविंद केजरीवाल भारी मन से दिल्ली लौटे और यहीं से केजरीवाल और उनके साथियों ने दबे शब्दों में कहना शुरू किया कि राजनीति का कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतर ही जाना चाहिए। जी का कहना है कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति कीचड़ है।
हमने ये कहा कि पिछले 2-3 साल में सब कुछ करके देख लिया, इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े कि भैया लोकपाल बिल पास कर दो। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, ये लोग नहीं माने। अब क्या करते, इनकी बला से तो जंतर मंतर पे भूखे मर जाओ, खुश हो जाएंगे, सारे के सारे मर गए। तो अल्टीमेटली और कोई चारा नहीं बचा राजनीति में आने के। तो हमने कहा कि अब अंदर जाके, अन्ना जी कहते हैं कीचड़ है, हमने कहा जी अब कीचड़ के अंदर खुद घुसना पड़ेगा और खुद इसकी सफाई करनी पड़ेगी। दैट इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अन्ना राजनीति में जाने के सख्त खिलाफ थे। क्या इसी जगह से टीम अन्ना की जगह टीम अरविंद की बात होने लगी? किरण बेदी तब टीम अन्ना की सदस्य थी। अन्ना की मूवमेंट में 2 हिस्से हो चुके थे। एक हिस्सा कह रहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, हम वोटों की राजनीति में नहीं उतरेंगे, और एक ग्रुप हो गया था कि हाँ अब वोटों की राजनीति करनी है। तो 2 ग्रुप थे, एक तरफ अन्ना, मैं और संतोष हेगड़े थे, और दूसरी तरफ उनकी अपना ग्रुप था जो कि अब राजनीति में जा चुका है। लेकिन 1 साल तक उसी नियत से मूवमेंट चली थी कि हमको कानून लेना है, लेकिन 1 साल के बाद ये दरार आनी शुरू हो गई थी। उसमें बचाने की कोशिश लगी रही कि हम किसी तरीके से मूवमेंट पे ही रहे, क्योंकि कानून अभी मिला नहीं। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल अपने रास्ते के बारे में साफ थे, और उन्होंने अन्ना को दिल्ली में बहुत समझाने की कोशिश की कि अन्ना राजनीतिक दल का समर्थन करें जो अरविंद बनाने वाले हैं। अन्ना उससे 100% से ज़्यादा असहमत थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं समर्थन नहीं करूंगा। अब तक टीम अन्ना पर संघ का सहयोग लेने और बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने के आरोप लगते रहे थे। राजनीति में आने का पहला ठोस संकेत तब मिला जब केजरीवाल और उनके साथी कुमार विश्वास, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया जैसे साथियों ने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधना शुरू किया। अब देखना यह है कि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा हैं जो अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं और उनके कारण उस कंपनी को फायदा पहुंचाता है, एक तरफ मिस्टर गडकरी हैं जो खुद ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए जिस कंपनी को ठेका देते हैं दिल्ली से पुणे तक का हाईवे बनने का, वही कंपनी उनकी कंपनियों को लोन देती है फर्जी पतों के साथ, उनकी कंपनियों में अपना पैसा लगाती है। तो अब ये दोनों एक दूसरे पर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, या फिर इसका मतलब सिद्ध होता है कि जो हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश की मलाई लूट के खाई, वो सिद्ध होने वाला है। टीम केजरीवाल ने संघ और बीजेपी से तो दूरी बनाई, लेकिन भारत माता की जय का नारा लगाने का एक अधिकार बीजेपी से छीन लिया। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। भारत माता की जय के जयकारे से आम जनता का वो बड़ा वर्ग केजरीवाल में विश्वास ढूंढने लगा जो इस जयकारे से सिर्फ बीजेपी को जोड़कर देखता था। संघ और बीजेपी से दूरी बनाने का टीम केजरीवाल को फायदा हुआ। संघ से 2 हाथ की दूरी बनाए रखने वाले बहुत से स्वयंसेवी संगठन और बुद्धिजीवी भी केजरीवाल के साथ जुड़ने लगे। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी की पूर्ति कंपनी पर केजरीवाल की टीम ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए तो साफ हो गया कि केजरीवाल वैकल्पिक राजनीति की लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। गडकरी जी ने किसानों का पानी ले लिया, गडकरी जी ने किसानों की जमीन ले ली, और जो किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वो और उनकी बुरी हालत हो गई क्योंकि उनकी जमीनें भी छीन ली गई। बीजेपी से दूरी बनाने के साथ ही टीम केजरीवाल ने बाबा रामदेव को भी राम राम कह दिया। वैसे तो अन्ना के समय में ही केजरीवाल के साथियों ने रामदेव से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। जन लोकपाल को लेकर सरकार के साथ बनी संयुक्त ड्राफ्ट कमेटी में भी रामदेव को नहीं रखा गया था। तब शांति भूषण ने कहा था कि कमेटी कानून बनाने के लिए हो रही है, योग सिखाने के लिए नहीं। आगे चलकर तो रिश्ते इतने ज्यादा तल्ख हो गए कि दोनों के रास्ते ही अलग हो गए। 5 अप्रैल 2011 को जब अन्ना ने जंतर मंतर पर पहली बार जन लोकपाल को लेकर आंदोलन किया था, तब मंच पर केजरीवाल भी नजर आए थे और बाबा रामदेव भी। लेकिन 2 महीने बाद ही जून में दिल्ली के रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव काला धन और जन लोकपाल के मुद्दे पर अनशन पर बैठे तो केजरीवाल वहां नहीं गए। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं,
सरकार ने कहा था हम 3 दिन के भीतर आपकी सारी मांगों को लिखित में दे देंगे और वैधानिक रूप में जिन कामों को करना है उनको भी कर देंगे। इसलिए अब अनशन चलेगा तब तक जब तक तीनों मांग पूरी नहीं होगी, तब तक। जाहिर था कि बाबा रामदेव और केजरीवाल के बीच दरार पड़ रही थी, लेकिन ये दरार टीवी कैमरों के सामने 2 जून 2012 को खाई में तब्दील हो गई। दिल्ली में जंतर मंतर पर रामदेव ने अपने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के तहत 1 दिन का धरना दिया। काले धन की वापसी और जन लोकपाल बनाने की मांग रखी गई और 9 अगस्त से बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात कही गई। रामदेव के साथ मंच पर अन्ना अरविंद भी दिखे, हाथों में हाथ लिए, लेकिन मंच से अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने मनमोहन सिंह सरकार की कड़ी आलोचना की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाए कि 2006 से 2009 तक 3 साल के लिए वो कोयला मंत्री थे। जब वो मंत्री रहे तो 155 कोयले की खदानें प्राइवेट कंपनियों को दी गई और 2009 में जब उन्होंने पद छोड़ा तो अगले 3 साल में केवल 1 कोयले की खदान प्राइवेट कंपनी। बाबा रामदेव को ये आक्रामक अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने माइक थामा और बोले, आज हमारा ये इरादा था कि किसी का नाम ना लिया जाए, लेकिन भाई अरविंद जी ने वो काम कर दिया, इसलिए अब इसमें विवाद नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार नाम लेने से अनावश्यक रूप से विवाद आ जाते हैं। आज हम चाहते हैं कि बात मुद्दों पर ही केंद्रित रहे। तलखी साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद दवा लेने के बहाने केजरीवाल वहां से उठे और फिर कभी दोनों एक मंच पर नजर नहीं आए। उस समय कहा गया था कि जब किसी का नाम नहीं लेना तय हुआ था तब केजरीवाल ने जानबूझकर नाम लिया ताकि रामदेव से पिंड छुड़ाया जा सके, और ऐसा हुआ भी। स्वामी जी चाहते हैं कि किसी का भी नाम ना लिया जाए। हमें लगता है कि जिसने गलत किया है उसका नाम जनता के सामने लिया जाए। तो ये तो तरीकों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वहाँ से ऐसा कुछ नहीं था कि अलग होना है नहीं होना है, लेकिन ओवरऑल स्वामी रामदेव जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव, नितिन गडकरी जी को और बीजेपी के तमाम नेताओं को स्टेज पे बुला के उनसे समाधान की अपेक्षा करना, उनसे ये अपेक्षा करना कि ये लोग देश को एक साफ़ सुथरी राजनीति देंगे। नितिन गडकरी जी कैसे साफ़ सुथरी राजनीति दे सकते हैं देश को? हम कम्पीट थोड़ी कर रहे थे, हम ना कम्पीट कर रहे थे, ना किसी को एक्सक्लूड कर रहे थे मूवमेंट से। मूवमेंट तो देश की मूवमेंट है। भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए तो सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें कौन किस पार्टी का है हमें क्या मतलब? वो एज ए भारतीय बैठा है, हमें तो कानून चाहिए। हमको ये थोड़ी चाहिए ये मत आए वो मत आए वो मत आए। ये हमारे को पार्टी थोड़ी है, हमारे को प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी है, ये तो एक नेशनल मूवमेंट है। इनके साथ हमारी जो दूरियां बनी उसका कारण कोई बीजेपी या मैं तो आज तक बीजेपी का सदस्य नहीं। मैंने आज तक संघ का कोई ट्रेनिंग कैंप अटेंड नहीं किया। मैं तो एक साधारण गांव में पैदा हुआ जहां कोई संघ का आज तक भी नाम नहीं जानता है। तो प्रॉब्लम संघ या बीजेपी नहीं था। मैंने कहा प्रॉब्लम ये कुछ सिरफिरे लोग हैं जो हिंदुस्तान में कुछ और ही करना चाहते हैं। इसलिए जो क्लैश है वो आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज का है। टीम केजरीवाल को शक था कि रामदेव अन्ना पर डोरे डाल रहे हैं और अन्ना को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। इसी दौरान एक दिलचस्प घटना घटी। रामदेव की तरफ से कहा गया कि अन्ना उनसे मिलने दिल्ली आ रहे हैं। सुबह 12 बजे की फ्लाइट से आना बताया गया, जबकि अन्ना की फ्लाइट को 11 बजे ही दिल्ली उतरना था। केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया जब अन्ना को 12 बजे के फ्लाइट टाइम के हिसाब से लेने एयरपोर्ट पहुंचे तो अन्ना रामदेव के साथियों के साथ जा चुके थे। दिन भर केजरीवाल के लोग अन्ना को खोजते रहे और रामदेव की अन्ना से गुप्त जगह मुलाकात हुई। पता नहीं, मेरे लिए वो पूरा पास्ट है। बहुत इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती नहीं है वो, क्योंकि किस वक्त क्या परिस्थिति में कौन कब एयरपोर्ट पहुंचा था, कितने मिनट पहले निकल गया था, देश की जनता को और आपके दर्शकों को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो रामदेव जी 15 मिनट पहले गाड़ी लेके आए थे या मनीष सिसोदिया 10 मिनट बाद में पहुंचे थे या अन्ना उधर से निकल गए थे। आप सर्वे करा के देख लो। अगर आपके 1% दर्शक भी कह दें कि हमारी जानने में दिलचस्पी है, मुझे तो उनको याद रखने में दिलचस्पी नहीं है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी उस वक्त टीम अन्ना की प्रभावशाली सदस्य थी। उनके मुताबिक अरविंद केजरीवाल और उनका गुट
टीम अन्ना में हावी था और अरविंद केजरीवाल खुद सारे फैसले ले रहे थे। इन्हीं में हिमाचल प्रदेश में 2012 के अप्रैल महीने में जाकर चुनाव की तैयारी करने का फैसला भी था। इस इलेक्शन से पहले ही हिमाचल चले गए थे इलेक्शन उसमें कैंडिडेट चुनने। तो सारी कोर ग्रुप में झगड़ा हुआ कि आपको किसने भेजा हिमाचल। विश्वास और अरविंद के बीच में बहुत झगड़ा हुआ इस बात पर कि हम पॉलिटिकल तो है ही नहीं, हम तो मूवमेंट के लिए। तो ये तो हिमाचल चले गए थे। हिमाचल की इलेक्शंस दैट मीन्स ये नौबत से पहले हिमाचल चले गए थे और कहने लगे कि हम कैंडिडेट वहां चुनेंगे, लोगों को कैंडिडेट लगवाएंगे। तो अन्ना ने कहा, सभी कोर ग्रुप ने कहा, ये तो फैसला कोर ग्रुप पर नहीं है, आप क्यों जा रहे, ये तो हमारा काम नहीं। हम प्रचार करेंगे लोकपाल के लिए, लेकिन कैंडिडेट चुनना हमारा काम नहीं है। लेकिन उनकी थिंकिंग ऐसे थी, मैंने आपको बताया ना कि एक स्टेज आ गई थी जब ये पढ़ने लग गए थे, कोई पढ़ाने लग गया था और ये समझ इनके मन में आने लगा था। उसमें बड़े तरीके के लोग इन्वॉल्व थे, तो इसलिए मूवमेंट की में क्रैक्स आने लग गए थे। टीम अन्ना के अंदर का कलह 2012 के जुलाई महीने में और भी बढ़ गया। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी कथित भ्रष्ट मंत्रियों को निकालने की मांग करते हुए अनशन पर बैठे। वो आंदोलन जब मैं कर रहे थे, मैं खुद भी अनशन कर रहा था, उसमें अरविंद अनशन कर रहे थे, अन्ना जी भी अनशन कर रहे थे। वहाँ सलमान खुर्शीद ने बयान दिया कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी सरकार से, तो जाओ यूएन में चले जाओ। अरे चुना हमने आपको, टैक्स हम देते हैं आपको, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम यूनाइटेड नेशन से जाके कहेंगे, सरकार आप होगी यूनाइटेड नेशन से। लेकिन वो अहंकार जो है अंदर होने का, अहंकार उनके अंदर से कूट कूट के निकल रहा था। उस दौरान फिर लगा कि ये 10 दिन के अनशन के बाद लगा कि इस तरह से अपनी जान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग तो चाहेंगे कि 2-4 लोग यहाँ पड़े पड़े मर ही जाएं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर जाना है तो फिर राजनीति में जाना पड़ेगा। किरण बेदी के मुताबिक अन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। अन्ना को से जबरदस्ती उस वक्त अनशन पे बैठवाया गया था। अन्ना वो जुलाई के अनशन में पहले उनको नहीं मालूम था कि अनशन होने वाला है। अन्ना एक्चुअली उस मूवमेंट को बचाने आए थे। वो जो डेट्स बनी थी कि हम अनशन पे बैठेंगे, ये लोग इन्होंने ये डेट खुद तय करी थी और अन्ना को कहा था कि अगर आप नहीं भी आएंगे तो भी हम करेंगे, क्योंकि उस वक्त अनशन का मकसद था, ये शब्द यूज करते थे, सड़क से संसद तक। किरण बेदी के मुताबिक जुलाई में अनशन रखने का मकसद बाबा रामदेव के अगस्त के आंदोलन को पस्त करना था। जल्दबाजी में फिर जुलाई में बैठे, शायद इसलिए भी क्योंकि एक और रीजन भी था कि बाबा रामदेव अगस्त में बैठने वाले थे। इनके मन में था बाबा रामदेव अगस्त में बैठने लगे, हम जुलाई में बैठ जाएं। ये भी डिसीजंस खुद लेते थे। हम कम्पीट थोड़ी कर रहे थे, हम ना कम्पीट कर रहे थे, ना किसी को एक्सक्लूड कर रहे थे मूवमेंट से। टीम अन्ना बिखरने लगी थी और इसके पीछे की वजह थी अरविंद केजरीवाल का राजनीति में जाने का फैसला। जब जंतर मंतर पे जाके लगा कि ये लड़ाई तो बिना राजनीति में जाए लड़ी नहीं जा सकती, थोड़ा फैसला टफ था। जब अरविंद ने हिमाचल का चुनाव और दिल्ली का चुनाव लड़ने की बात की, मेरी जानकारी के हिसाब से अन्ना हजारे जी ने इसको पसंद नहीं किया और उन्होंने चूँकि पसंद नहीं किया और उनका बहुत सख्त मत था, बहुत पुख्ता मत था कि हमको विधानसभाओं में नहीं जाना चाहिए, वहीं अरविंद और अन्ना के अलगाव का कारण बना। और अरविंद ने जब अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की, अन्ना उस मीटिंग में बहुत खामोश रहे। हालांकि काफ़ी पत्रकार उसमें थे जो अरविंद का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अन्ना ने बाहर निकलकर घोषणा की कि न मैं चुनाव लड़ूंगा, न मैं समर्थन करूंगा। अन्ना उस वक्त उन्होंने एक कागज़ पढ़ाया था जब गांधी जी ने भी आंदोलन में अपने कई साथियों को बताया था कि आप तैयार नहीं हैं, तो अन्ना ने वो कागज़ बटाया, चुप कर कहा, बिना कुछ कहे, क्योंकि उस वक्त सब अनशन पे बैठे थे, तो उन्होंने बटवाया कि आप अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए क्यों कहना कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी आप तैयार नहीं हैं। और अन्ना ने, आपने देखा उस गुस्से का इलाज, उस गुस्से का नतीजा ये था कि जिस दिन उस दिन जुलाई का अनशन टूटा जिसमें ये लोग बैठे थे, तो उसके बाद अन्ना ने अपनी टीम अन्ना को भंग कर दिया। क्यों भंग किया इतने गुस्से से?
क्योंकि अन्ना का कहना नहीं माना गया। बाबा रामदेव के बाद अन्ना हजारे और केजरीवाल के रास्ते भी अलग हो गए। तलखी इतनी बड़ी कि अन्ना ने केजरीवाल पर पैसों का हिसाब नहीं देने तक का आरोप लगाया। केजरीवाल ने चुनाव लड़ा तो अन्ना ने साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी उनके नाम का इस्तेमाल ना करे और उनकी तस्वीर भी कहीं नहीं लगाई जाए। चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। आपके हिम्मत पर जो कुछ करना है कर लो, तो मुझे वो पसंद नहीं। अन्ना और अरविंद के बीच इस दूरी की कल्पना कुछ महीने पहले तक नहीं की जा सकती थी। टीम केजरीवाल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और राजनीतिक पार्टी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। 17 सितंबर को टीम केजरीवाल ने जनता से राजनीति में उतरने पर उनका मत मांगा। 76% ने कहा कि अब सीधे राजनीति में उतरने का समय आ गया है। 76% लोगों ने कहा है कि टीम अन्ना को पार्टी बनानी चाहिए। तो ये रिजल्ट हम अन्ना जी को भी बता देंगे और कल अन्ना जी दिल्ली आ रहे हैं। परसों अन्ना जी देश के 40-45 बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे और पूरा दिन उनके साथ परसों उनकी मीटिंग है इसी चर्चा के लिए कि क्या टीम अन्ना को पार्टी बनानी चाहिए, क्या राजनीति में जाना चाहिए या मूवमेंट आगे किस तरह से चलना चाहिए, इसके बारे में अन्ना जी उनसे चर्चा करेंगे। उनको भी कहा अन्ना को छोड़ केजरीवाल आगे बढ़ गए। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। ये भी कहते हैं पक्ष निकालो, पार्टी निकालो। कभी भी मैं अपने जीवन में ये तय किया कोई पक्ष नहीं निकालूंगा, कोई पार्टी नहीं निकालूंगा। अन्ना को छोड़ केजरीवाल आगे बढ़ गए। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। प्रतीकों की राजनीति करने वाले केजरीवाल के लिए इससे बेहतर दिन और कौन सा हो सकता था। लाल बहादुर शास्त्री इसने भी चुनाव लड़े थे। यह सत्ता का लालची था कि देशभक्त था। इसी दिन घोषणा की गई कि राजनीति का कीचड़ तभी साफ हो सकता है जब आप खुद इस कीचड़ में उतरे। टीवी चैनलों के सामने इससे पहले कोई पार्टी इस तरह से लॉन्च नहीं हुई थी। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हां, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। हम जो आम आदमी पार्टी के रूप में जो उस आंदोलन से अन्ना जी की सलाह के बावजूद यानी अन्ना जी की सलाह के विरुद्ध जो एक नई पार्टी का उदय हुआ, उसको हम सेल्फिश बाय प्रोडक्ट मानते हैं उस आंदोलन का। लोगों से कहा गया कि वो पार्टी का नाम सुझाए। ये सब जनता को जोड़े रखने के लिए किया गया। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हो गया। तो आम आदमी पार्टी नाम जब रखा तो उससे पहले बहुत लोगों से सुझाव मांगे, बहुत लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो स्वराज एक शब्द था और एक किसी आम आदमी, क्योंकि आम आदमी की बात कर रहे थे हम लोग, तो फिर लगा आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा है। अब आम आदमी पार्टी पे बात आई तो लोगों ने कहा रे बहुत ही सिंपल नाम है जी, ये तो इट्स टू सिंपल। तो हमने भी कहा कि वी हैव टू बी टू सिंपल। चुनाव उनके जो सिंबल है झाड़ू, उसका बहुत असर पड़ता है। उससे आप आम आदमी से अपने पार्टी को कनेक्ट कर सकते हैं और खासकर जो लोअर तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो झाड़ू एक प्रतीक है उसका जो लोअर क्लास के वोटर्स के साथ आपको जोड़ता है। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह झाड़ू, टोपी बनी बैनर, ऑटो के पीछे स्लोगन भारत माता की जय का जयकारा और दूसरे दलों नेताओं को भ्रष्टाचारी, चोर, घोटालेबाज कहने का नारा। प्रतीकों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म के मामले में केजरीवाल से बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरा नहीं है। रॉबर्ट वडेरा जी ने 2007 से
2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी है। एक के बाद एक निशाने साधे गए। गडकरी पर आरोप लगा, बीजेपी और संघ का समर्थन लेने के आरोप से निजात मिली। दामाद रॉबर्ट वाड्रा को विपक्षी दल भी बख्श दिया करते थे, लेकिन केजरीवाल ने दिखा दिया कि वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अंबानी पर आरोप लगाकर दिखा दिया कि वो किसी से डरते नहीं हैं। उन्हें कॉरपोरेट के चंदे की जरूरत नहीं है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या कॉरपोरेट जगत, सभी के निशाने पर थे केजरीवाल। वो शायद चाहते भी यही थे। आम आदमी के बीच केजरीवाल का नाम और काम दोनों पहुंच रहा था। मौके का फायदा उठाना केजरीवाल से बेहतर कौन जानता है? चाहे निर्भया गैंगरेप का मामला हो या फिर बिजली पानी के बढ़े हुए बिलों पर दिल्ली की जनता की नाराजगी हो, हर जगह केजरीवाल आगे ही आगे नजर आए। मुझे भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। उन्हें काफ़ी बहुआयामी किस्म की ट्रेनिंग मिली हुई है। देखिए, पहली ट्रेनिंग तो उन्हें तब मिली जबकि आईआईटी उन्होंने की। आईआईटी करना कोई आसान बात तो है नहीं, सब लोग तो आईआईटी कर नहीं पाते। उसके बाद वो आईएएस में बैठे, फिर आईआरएस बने, तो वो भी एक तरह का प्रशिक्षण है। उसके बाद बहुत दिनों तक उन्होंने एनजीओ वर्क किया, जो एक तरह का डेवलपमेंटल, एक वैकासिक किस्म की राजनीति होती है। उसके अंदर भी एक अलग तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों तरह की ट्रेनिंग्स बहुत कम लोगों के पास होती हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में आए हैं तो उससे पहले काफ़ी तैयारी थी उनकी। आम आदमी पार्टी बनने के साथ ही कैडर जोड़ने का काम भी शुरू किया गया। अन्ना आंदोलन से जुड़े लोग पहले से ही केजरीवाल और उनके साथियों से जुड़े थे। उन्हें पार्टी से जोड़ लिया गया। कुछ तो करियर छोड़कर केजरीवाल के साथ हो गए। अंकित लाल उन्हीं में से एक हैं जो अमेरिका जाकर पढ़ाई करने की बजाय आप पार्टी में शामिल हुए। अरविंद भाई को भी क्लियर नहीं था कि आगे क्या होगा। बस ये था कि अब कुछ बड़ा करना है, अब कुछ ऐसा एक्सेप्शनल करना है जिससे कि इन मेन स्ट्रीम पार्टियों को लगे कि नहीं, ये लोग तो कुछ अलग कर रहे हैं। तो अरविंद भाई से मेरा जब कॉल लेटर आया तो मैं अरविंद भाई के साथ बैठा कौशाम्बी ऑफिस पे ही। उनसे कहा कि भैया ये कॉल लेटर आया है, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी चॉइस है, मतलब बाहर जाओगे तो थोड़े पैसे और कमा लोगे, ज़्यादा कमा लोगे, यहाँ रहोगे तो थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा पैसे का, पर एक्सपीरियंस शायद उससे ज़्यादा मिले, देश को बदलने का एक मौका मिलेगा जो कि हर किसी को नहीं मिलता है ज़िंदगी में। ठीक है। एक तरफ कैडर जोड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ मुद्दे। बिजली के कनेक्शन जोड़ते केजरीवाल, तोड़ रहे हैं और इसकी जो सजा है वो सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। बिजली बिलों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे केजरीवाल। बिल नहीं चुकाने वालों के संकल्प पत्रों को ऑटो में शीला दीक्षित के घर ले जाते केजरीवाल। ये सब आपने देखा होगा, लेकिन इस आंदोलन को शुरू करने से पहले बारीक से बारीक तैयारी की गई। सबसे पहले तो दिल से आवाज़ आती है। उसको और इफेक्टिव बनाना है तो फिर मीडिया को भी कांटेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया की टीम से भी बात करते हैं। पर जो लीडरशिप है, जो लोग हैं जो कुछ अपने लिए एक्शन तय करते हैं, वो खुद तय करते हैं और एक्शन खुद अंदर से आता है, सच्चाई से आता है। और सच्चाई और ईमानदारी से जब हम चलते हैं ना, तो फिर सब लोग उसी सच्चाई ईमानदारी से चलते हैं। दरअसल बिजली बिल के मुद्दे पर अनशन पर बैठने से पहले ही ये तय हो गया था कि अनशन बिजली कंपनी के दफ्तर के आगे नहीं, बल्कि किसी गरीब के घर में होगा। ये भी तय था कि शीला दीक्षित सरकार कोई मांग नहीं मानेगी, लिहाजा जैसे ही 10 लाख उपभोक्ता बिजली बिल नहीं देने का संकल्प करेंगे, अनशन खत्म हो जाएगा। 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर केजरीवाल ने दिल्ली के एक बेहद निम्न वर्गीय इलाके में एक बिजली के बिलों के भुक्तभोगी के घर से अनशन शुरू किया। मीडिया वहां पहुंचा। लोगों ने संकल्प पत्र भरे, जिनकी संख्या 10 लाख से भी ऊपर गई। 6 अप्रैल 2013 को केजरीवाल ने अपना अनशन खत्म किया।
सबसे पहली चीज जो इस उपवास से हासिल हुई वो ये कि आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव बिजली और पानी के मुद्दे पे लड़े जाएंगे। दूसरी बात इस उपवास से ये हासिल हुई कि अब इस देश की राजनीति अनिल अंबानी के हिसाब से नहीं चलेगी। इस देश की राजनीति ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से नहीं चलेगी। बिजली के बिल आधे करने, 700 लीटर पानी रोज मुफ्त देने, भ्रष्टाचार खत्म करने वाला जन लोकपाल बिल 15 दिनों में लाने और ठेके पर कर्मचारियों को 1 महीने में पक्की नौकरी देने जैसे लोक लुभावने वायदे करके केजरीवाल की आप दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरी। केजरीवाल से इस बार 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव में झाड़ू पर बटन दबाएं। केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए 20 करोड़ रुपयों की जरूरत है। घोषणा होते ही देश विदेश से पैसा देने वालों की होड़ मच गई। देखते ही देखते 20 करोड़ जमा हो गए और केजरीवाल को पैसा नहीं देने की घोषणा करनी पड़ी। इस बार 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव में झाड़ू, जी हाँ, झाड़ू पर बटन दबाएं। कोई हमें 1 रुपया भी देता है तो वो भी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। आज कांग्रेस को शायद 2300 करोड़ रुपीस मिले थे पिछले 5 साल में, बीजेपी को 800 करोड़ रुपए मिले थे। और इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है जो कहता है कि अगर आपको किसी से 20,000 रुपए कम मिले हैं तो आपको उस आदमी का नाम एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमें 90% से ज्यादा 20,000 से कम मिले हैं। तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, अगर 90% से ज्यादा 20,000 से कम मिले होते तो दे शुड हैव हैड 3 और 4 लाख सच डोनर्स। तो हमारे में से कोई तो देता इनको 20,000 रुपए, हमारे में से तो किसी ने दिए। मैंने कई लोगों से पूछा, कांग्रेस को पैसे दिए? कहता ना। बीजेपी को पैसे दिए? कहता ना। तो ये हैं कौन लोग? तो इसका सारा का सारा बेनामी चोरी का पैसा है, किसी न किसी से पैसे, 2 नंबर का पैसा इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है। केजरीवाल की सबसे बड़ी रणनीति रही बड़ी जनसभाएं करने की जगह घर घर जाकर वोट मांगने की। अरविंद केजरीवाल जी हां, आपके इलाके में आ चुके हैं। कुछ इस अंदाज में आपके कार्यकर्ता घर घर गए, केजरीवाल के नाम पर वोट मांगा, लोगों का विश्वास जीता। इस दौरान केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी को करप्ट बताते और लोगों को ये भी वादा करते थे कि न किसी पार्टी को सपोर्ट देंगे और न ही सरकार बनाने के लिए सपोर्ट लेंगे। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। मेरी जीत नहीं है जी, आपकी जीत है, आप सब लोगों की जीत। चुनाव नतीजे आए तो केजरीवाल ने सबकी बोलती बंद कर दी। 70 में से 28 सीटें आई। सरकार बनाने की बारी आई तो पहले लोगों की राय जानने के लिए SMS मंगवाए, सर्वे किया और आखिरकार किसी से समर्थन लेंगे और न ही देंगे की कसम खाने वाले केजरीवाल ने कांग्रेस की बैसाखी के सहारे सरकार बनाई। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जनता के फैसले को नतमस्तक होकर लिया है। हमने ये महसूस किया कि अगर हमको वोट नहीं दिया लोगों ने इस चुनाव में तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई होगी, और लोगों ने जो है, क्योंकि इनका इतिहास है नहीं, लोगों ने इनके मैनिफेस्टो को सपोर्ट किया होगा, तो हमने इसलिए इनको प्लेटफॉर्म दिया कि आइए और अपने मैनिफेस्टो के वायदे पूरे करिए। नाना करते सरकार बना ही ली केजरीवाल ने, ताबड़तोड़ अंदाज में फैसले भी लिए, पूरी दिल्ली को रिश्वत मांगने वालों का स्टिंग करने वाला इंस्पेक्टर बना दिया। फैसले कितने प्रैक्टिकल हैं, इस पर कांग्रेस, बीजेपी और मीडिया बहस करता रहा, लेकिन ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो सही। केजरीवाल का जादू सबके सर चढ़कर बोल रहा था। सर्वे बता रहे थे कि लोकसभा चुनावों में
दिल्ली की 7 में से 6 सीटें आप जीत सकती है। एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में आपकी टोपियां दिखने लगी। उड़ान क्षेत्र का बड़ा नाम कैप्टन गोपीनाथ, मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई, बैंकिंग सेवा से जुड़ी मीरा सान्याल जैसी शख्सियतें आपसे जुड़ी। कुछ सर्वेज में राहुल गांधी को पछाड़ते हुए केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने की रेस में मोदी के बाद नंबर 2 हो गए। केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिस तेजी से एक समय मोदी की पॉपुलैरिटी पिछले 6 महीने में बढ़ी थी, और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ तो बिल्कुल नहीं रही है, कुछ न कुछ इसमें गिरावट आ रही है। क्योंकि अगर आपके पास दूसरा कोई विकल्प सामने आया है और लोगों को लगने लगा है कि मोदी के अलावा केजरीवाल भी एक विकल्प हो सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो केजरीवाल की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है, राहुल की पॉपुलैरिटी थोड़ी नीचे आ रही है। केजरीवाल के फैसलों ने भी उनकी लोकप्रियता में इजाफा किया। 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर दाम आधे किए गए। महीने में 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने की घोषणा हुई। दिल्ली जल बोर्ड में आमूलचूल बदलाव किए। 700 लीटर पानी जो प्रति घर में 2 चीजें उसमें 700 लीटर में, एक है पहुंचाना और दूसरा है मुफ्त करना, लाइफलाइन वाटर। मुफ्त करने वाला तो तुरंत हो जाएगा, मे बी विद इन 24 आवर्स हो जाना चाहिए। सरकार बनने के साथ ही विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपके एक विधायक विनोद कुमार बिन्नी को मंत्री नहीं बनाया तो वो बिफर गए। केजरीवाल को तानाशाह बता दिया। केजरीवाल ने भी कह दिया कि बिन्नी कल जाता है पार्टी छोड़कर तो आज जाए, हमें परवाह नहीं। अरविंद बहुत सॉफ्ट बोलने वाले इंसान दिखते थे शुरू में, बहुत हल्के में बात करना, बहुत प्रेम से बातें करना, ऐसा पहला इंप्रेशन उनका रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उनके अंदर कुछ थोड़ा सा स्टिकनेस आती गई, उनके अंदर थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगा कि बहुत अहंकारी किस्म के पुरुष हैं। और वो बात जब मीटिंग्स में मैं ज्वाइन करने लगा तो मुझे लगा कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। वो किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा अपनी बात को जो मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने का बात, वो बहुत बाद में शुरू में आना, जब बड़ी बड़ी मीटिंग शुरू हुई, घंटों घंटों की चर्चा शुरू हुई, उस समय हमें महसूस हुआ कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। केजरीवाल के एक अन्य मंत्री सोमनाथ भारती ने दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में युगांडा के एक परिवार के घर पुलिस से छापा मारने को कहा। भारती का कहना था कि ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का धंधा वहां चल रहा है। देखिए, ऐसा है, चूंकि मेरा क्षेत्र है खिड़की गांव, हौज रानी, जहां पना, मैं रोज जनसुनवाई सवेरे सवेरे करता हूं। उस जनसुनवाई में यहाँ के लोग रोज आते हैं, कहते हैं जी कि वहां पे नाइजीरियन लड़कियां, लड़के सब प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति और ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधा करते हैं। इसी दौरान डेनमार्क की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और एक महिला को जिंदा जलाने की घटना पर पुलिस की संवेदनहीनता के आरोप लगे। केजरीवाल ने आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग कर डाली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांग नहीं मानी तो केजरीवाल धारा 144 को तोड़ते हुए दिल्ली के रेल भवन के आगे धरने पर बैठ गए। कड़कड़ाती सर्दी में रात खुले में काटी। आंदोलन को ज्यादा समर्थन नहीं मिला और दूसरे ही दिन 2 पुलिस अफसरों को छुट्टी पर भेजने पर ही केजरीवाल ने धरना खत्म कर दिया। एलजी साहब की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच एक मुख्यमंत्री का इस तरह धरने पर बैठना आप पार्टी में ही आए कैप्टन गोपीनाथ से लेकर अन्य लोगों को भी अखरा। लेकिन केजरीवाल ने यहां भी एक तीर से 2 निशाने साधे। वो उस आम आदमी के हीरो बन गए जो खाकी वर्दी से परेशान है। साथ ही केजरीवाल ये बात भी जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र पर है और इसके लिए आपकी सरकार को दोषी न ठहराया जाए। लेकिन पार्टी के अंदर बवाल थमा नहीं। आपसे शुरू से ही जुड़ी रही मधु भादुड़ी को पार्टी की एक बैठक में बोलने नहीं दिया गया। उन्हें हूट किया गया तो उन्होंने कह दिया कि आप में महिला को महिला समझा ही नहीं जाता। मैं निराश हूं, डिसइल्यूजन्ड हूं। जो पार्टी शुरू से कहती आई है कि हम अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही
पर विश्वास करते हैं और यही करें, ऐसे ही सरकार चलाएंगे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पार्टी में महिलाओं को इंसान नहीं माना जा रहा। पार्टी में अब आप बनी रहेंगी या नहीं? मैं इस ऐसी पार्टी के साथ कैसे चल सकती हूँ? बाबा रामदेव अलग हुए, अन्ना से मुंह मोड़ा, किरण बेदी ने रुख बदला, यहां तक कि केजरीवाल के साथ शुरू से ही जुड़ी रही पूर्व आईएएस अधिकारी मधु भादुड़ी तक ने भी रास्ता बदल लिया। आखिर केजरीवाल क्या अपने साथियों के साथ यूज एंड थ्रो की नीति अपनाते हैं, या केजरीवाल इतने तानाशाह हैं कि लोग खुद ही उनसे अलग हो जाते हैं? केजरीवाल खुद को अराजक बता चुके हैं। जानकारों का भी कहना है कि सत्ता हासिल करने के बाद भी केजरीवाल ने सड़क की राजनीति को नहीं छोड़ा। उनकी नजरें लोकसभा चुनावों पर थी। केजरीवाल ने जन लोकपाल का मुद्दा उठाया और इस जिद पर अड़ गए कि जन लोकपाल को वो विधानसभा में पेश करके ही रहेंगे, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर की रजामंदी मिले या ना मिले। स्वयंसेवी संगठनों में केजरीवाल के साथ जन लोकपाल के मुद्दे पर काम कर चुके लोगों के लिए ये तरीका काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि कानून बनाने से पहले केजरीवाल लोगों की राय जानने, विचार विमर्श करने की जरूरत को नजरअंदाज कर रहे थे। एक बहुत बड़ी मांग हम सब की रही है और जिसमें अरविंद भी शामिल थे कि जब कोई कानून बने तो उसके अंदर पहले से कंसल्टेशन होनी चाहिए, जनता से बातचीत होनी चाहिए, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली में हमारा संगठन और भी संगठन जो काम कर रहे हैं वो इस चीज़ से बहुत पीड़ित हैं कि जो जन लोकपाल का ढांचा बना है, जो स्वराज बिल का ढांचा बना है, वो किसी से शेयर ही नहीं हुआ। कानून लाने से पहले विचार विमर्श, जनता की भागीदारी, ये वही बातें थी जिसकी मांग अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के दौरान की थी। भागीदारी तो दूर, अरविंद केजरीवाल ने उनका विरोध करने वालों को ही भ्रष्ट कहना शुरू कर दिया। ये भी कहा गया कि ये जो जन लोकपाल का ढांचा है वही सही ढांचा है, और यदि इसमें कोई कहता है कि कुछ कमी है तो या तो वो भ्रष्ट है या भ्रष्ट लोगों के पक्ष में है। तो ये इस तरीके की चीज़ों पे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को आपत्ति थी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सोच नहीं है। हम लोग अगर कहें कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हम जो कह रहे हैं वही बिल्कुल सही है, ये मान के चलना, और यदि कोई हमसे अलग राय रखता है तो वो इसलिए रखता है क्योंकि या वो भ्रष्ट है या भ्रष्ट लोगों का समर्थन करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को उससे आपत्ति भी हुई। बहरहाल 14 फरवरी 2014 को दिल्ली विधानसभा की बैठक शुरू होने से पहले ही लगभग तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, और वही हुआ भी। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आप में से एक आदमी हूँ। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर गिराए तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। गुमराह कर रहे हैं कि जन लोकपाल की वजह से छोड़ के भागे। ये जन लोकपाल की वजह से छोड़ के नहीं भागे, ये भागे क्योंकि ये 50% बिजली फ्री नहीं दे पा रहे थे, पानी फ्री नहीं दे पा रहे थे, अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जन लोकपाल बिल तो उस दिन विधानसभा में पेश ही नहीं हुआ। उस दिन विधानसभा में एक वोटिंग हुई, और वो वोटिंग हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मैसेज पे, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फॉर्म में इस बिल को पेश करना इल्लीगल होगा। तो उसका ये मतलब नहीं है कि जन लोकपाल बिल पेश नहीं हो सकता विधानसभा में, उसका मतलब ये है कि जन लोकपाल बिल लीगली विधानसभा में पेश हो, और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उसको समर्थन दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने इसे पहले से तय कहानी का हिस्सा बताया। हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का उदय भारत की राजधानी में भ्रष्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के तहत हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता या तो पुराने राहुल गांधी के एडवाइज़र रहे हैं, या फिर उनका, जैसा मैंने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी के हाथ के साथ और विदेशी हाथ के साथ बहुत सारे लोगों का एसोसिएशन रहा है, जिसका जवाब वो देश को
ठीक प्रकार से आज तक भी दे नहीं पाए हैं। ये व्यक्ति सिवाय गुमराह करने के और झूठ बोलने के कुछ कर नहीं रहा। और मैं तो देश के लोगों को और दिल्ली के लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि आपने इन 50 दिनों में इनका चेहरा देखा है। इन्होंने जितनी बातें की कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, सब केवल घोषणाएं साबित हुई हैं। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ऐसा किया क्यों? जन लोकपाल की आड़ लेकर 49 दिनों की सत्ता इसलिए छोड़ी कि लोकसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरा जा सके। तो मैं समझती हूँ ये शुरू से कह रहे थे वी आर इन हरी। ये जानते थे कि शायद जब हम लोग लोकपाल की बात करेंगे ऐसी तरीके से लाएंगे, ये नहीं हमारा सब कर देंगे, उस बात पे हम चले जाएंगे। हुआ वही जो अन्ना हजारे जी को संदेह था कि हम राज्य की उलझन में फंस जाएंगे, नीतियों के ऊपर जा नहीं पाएंगे और लोग हमारे सफलता या असफलता को उन चीज़ों से नापेंगे। और दिल्ली में यही हुआ। अरविंद जी दिल्ली की समस्याओं में उलझ गए। चूँकि वो जिसको कहते हैं समन्वय की राजनीति नहीं कर पाए, वो समझा नहीं पाए दूसरे राजनीतिक दलों को, न तो समझा पाए न उनको एक्सपोज कर पाए उन नीतियों में। हुआ ये, लोगों को ये लगने लगा कि अरविंद जी खुद प्रशासन नहीं चला सकते। लेकिन केजरीवाल चाहते तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे। कुछ का कहना है कि वो जिम्मेदारी से भाग खड़े हुए। वो वायदे पूरे नहीं कर पा रहे थे। पार्टी बिखरने लगी थी। बिन्नी को निकाला जा चुका था। अलग अलग नेताओं के बयानों से सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थी। केजरीवाल का भी पार्टी पर नियंत्रण कम होता जा रहा था। दरअसल इतने सारे मोर्चों पर केजरीवाल ने एक साथ लड़ाई छेड़ दी थी कि अब हर मोर्चे पर लड़ना भी मुश्किल होता जा रहा था और उसे समेटना भी। अब सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल की शहादत के सियासी नफा नुकसान क्या हैं? पहले कहते थे कि साहब हम मंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम कोई पद नहीं लेंगे। फिर मुख्यमंत्री का पद भी ले लिया। अब मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दिल्ली की जो जनता है उसने आखिर आपको इतना मैंडेट दिया, 28 सीटें दी और 28 सीटों पर आपने कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई, तो उनको डिलीवर तो करते ना आपने डिलीवर किया नहीं, आप पूरी तरह से विफल हो गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में मोदी के रथ को रोका था। अब कांग्रेस को लग रहा है कि लोकसभा चुनावों में भी कहीं केजरीवाल ही मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सपनों पर झाड़ू फेर दे। नवंबर दिसंबर 2013 में दिल्ली के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। चारों राज्यों में बीजेपी के पीएम पद के दावेदार मोदी ने जमकर प्रचार किया था। 3 राज्यों में जहां बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला था, वहां बीजेपी की जीत हुई। लेकिन दिल्ली में बीजेपी बहुमत से 4 सीट कम पर ही अटक गई। साफ था कि अगर दिल्ली में आप नहीं होती तो मोदी की बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलता। इसके बाद से ही खुद बीजेपी के नेता डरे हुए हैं और कह रही हैं कि कांग्रेस आपको शह दे रही है ताकि मोदी के रथ को लोकसभा चुनावों में भी दिल्ली फतेह करने से रोका जाए। दिल्ली के एक बड़े होटल में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक डील करा के दी है। उस होटल में दोनों ने मिलकर क्या कहा, क्या खाया, कैसे थे, सब जानकारी देने वाले व्यक्ति ने मुझे खुद बताया। जो बीच में मीडिएटर करके काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि अब नीति इतनी है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोको। कहा जा रहा है कि देश में करीब 225 सीटें शहरी और अर्धशहरी हैं, जहां केजरीवाल जितनी सीटें जीतेंगे वो मोदी के हिस्से जाने वाली सीटें ही होंगी। लेकिन क्या केजरीवाल मोदी को रोकने के लिए चुनाव लड़ेंगे या दिल्ली के बाद देश में भी आपको वैकल्पिक राजनीति के मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे? देश की जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो एक घराने और एक वंश के ऊपर आधारित है। देश का जो दूसरे नंबर का राजनीतिक दल है वो भी एक परिवार द्वारा संचालित है, भले ही वो जैविक परिवार न हो, बायोलॉजिकल फैमिली न हो, लेकिन वो भी एक राजनीतिक परिवार है जिसको संघ परिवार कहा जाता है। खुद ही अपने आप को परिवार कहता है, वो उसके जरिए चला रहा है। तो एक तरह से 2
गैर संवैधानिक शक्तियां जो हैं देश के दो बड़े राजनीतिक दलों को संचालित कर रही हैं, और उन राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं वो दरअसल इन दोनों परिवारों के कारकुन हैं। तो जब ऐसी स्थिति है तो जाहिर है कि हमारा लोकतंत्र सीमित रहने के लिए अभिशप्त है, और ऐसे लोकतंत्र को संपूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस लोकतंत्र से इन दोनों परिवारों का, लोकतंत्र के ऊपर दोनों परिवारों का प्रभाव है, इस प्रभाव को ख़त्म किया जाए। मैं नहीं मानता हूं कि ये काम आम आदमी पार्टी अभी फ़िलहाल कर पाने की स्थिति में है, लेकिन आम आदमी पार्टी की खूबी ये है कि उसने कुछ शुरुआत कर दी है। आपका दावा है कि उसके सिर्फ 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। उसका दावा है कि लोग लगातार चंदा दे रहे हैं। उनका दावा है कि दिल्ली में वो बेहद मजबूत हैं। हरियाणा में उन्हें 20 और पंजाब में 15% वोट मिलने की बात कही जा रही है, जहां अभी पार्टी ने एक रैली तक नहीं की है। लेकिन तमाम चुनावी सर्वे आपको ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन सीटें दे रही हैं। कि आम आदमी पार्टी का अगर हम जनाधार देखें, पार्टी बड़ी तेजी से उभर रही है और कई राज्यों में, सिर्फ दिल्ली हरियाणा तक ही सीमित नहीं है। जो आजकल जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उससे साफ स्पष्ट है कि पार्टी का जनाधार कई राज्यों में बढ़ रहा है। 4-5% वोटों का आकलन कई सर्वे कर रहे हैं। पार्टी जिस तेजी से बढ़ रही है तो ये जरूर है कि अर्बन इलाकों में, शहरी इलाकों में उनका जनाधार ज़्यादा दिखाई पड़ता है बजाय गाँव के जनाधार के। आपकी नीतियों को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। प्रशांत भूषण के कश्मीर से सेना हटाने पर जनमत कराने की राय पर बवाल हो चुका है। केजरीवाल सरकार ने विदेशी किराना स्टोर में एफडीआई के शीला दीक्षित सरकार के फैसले को पलट दिया है। वो सीधे सीधे मुकेश अंबानी पर कांग्रेस, बीजेपी और मीडिया को पैसा खिलाने के आरोप लगा रही हैं। उनके खिलाफ केजी बेसिन की गैस को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सीआईआई की बैठक में केजरीवाल ने अपने स्वर बदल लिए। वो ईमानदारी से बिजनेस करने की बात करने लगे। So there is a very small section of industrialists in our country who are not really industrialists or businessmen. They are actually looting the country. हम उनके खिलाफ हैं, हम आप सब लोगों के खिलाफ नहीं हैं। ये गलत धारणा बनाई जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती तो केजरीवाल का ग्राफ बढ़ा। मुख्यमंत्री बने तो ग्राफ और ज्यादा ऊंचा हो गया। लेकिन पिछले करीब 2 महीनों के शासन के दौरान जिस तरह के आरोप लगे और अपने ही जिस तरह से नाराज हुए, उससे ग्राफ का कद बढ़ना रुक गया है। लोकसभा चुनावों में आपका प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल्ली में वो कैसा शासन करते हैं। यही केजरीवाल की दशा और दिशा तय करेगा।